वह अकेले ही पूरे 100 आदमियों के मजबूत समूह को आसानी से बेअसर करने में सक्षम होगा। ये जुबान टीक्यू विधि और हुआंग टीक्यू विधि के बीच सबसे बड़ा अंतर था। और इसलिए वर्तमान जियाओयान बहुत उत्सुकता से आशा कर रहा था कि उसकी क्यूई विधि जल्दी से विकसित हो जाए, लेकिन न केवल स्वर्गीय लपटें दुर्लभ थीं, बल्कि उनकी विनाशकारी शक्तियों का मतलब यह होगा कि जियाओयान इसे सफलतापूर्वक निगलने में सक्षम नहीं हो सकता था। तो जो बैंगनी लौ दिखाई दी वह निश्चित रूप से रेगिस्तान में एक कुआं था, जिससे जियोयान को बहुत खुशी हुई। यदि आप वास्तव में इस बैंगनी लौ को भस्म करना चाहते हैं और इसे ज्वाला मंत्र को विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, तो वास्तव में एक तरीका है। कुछ देर रुककर याओ लाओ अचानक बोल पड़े, यह क्या है? ये सुनकर जियोयान चौंक गया और तत्काल पूछा। उस छोटी सी बैंगनी लौ को देखते हुए याओ लाओ मुस्कुराया। इसे ज्वाला बीज में परिष्कृत करें, धीरे धीरे इसका पोषण करें, और एक निश्चित अवस्था तक पहुंचने के बाद इसे भस्म करने के लिए ज्वाला मंत्र का उपयोग करें और विकास के प्रभाव को प्राप्त करें। ज्वाला बीज। याओ लाओ की बातें सुनकर जियोयान थोड़ा स्तब्ध रह गया। वह हंसने और रोने के बीच उलझे हुए थे जब उन्होंने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके शब्द घर पर एक जानवर को पालने, उसके मोटे होने का इंतजार करने और फिर उसे मारने जैसा कुछ सुझा रहे हैं। हे, इसका सिद्धांत भी यही है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और उसकी निगाहें उसकी उंगली पर तड़पती हुई छोटी बैंगनी ज्वाला पर टिक गईं, जो उसकी क्यूई विधियों को विकसित करने की एकमात्र आशा थी। स्वर्गीय ज्वालाएं उसके लिए थोड़ी दूर थीं, जबकि एमेथिस्ट एसेंस से यह बैंगनी ज्वाला उसकी वर्तमान स्थिति और शक्ति के लिए उपयुक्त थी। मैं इसे कैसे परिष्कृत करूं? जियोयान ने आह भरी, अपना सिर उठाया और पूछा। आराम करो, इस बैंगनी लौ का कोई मालिक नहीं है, इसलिए ये तुम्हारे खिलाफ ज्यादा प्रतिरोध नहीं करेगी। इसे ज्वाला बीज में परिशोधित करने में बहुत अधिक खतरा नहीं होना चाहिए। याओ लाओ ने अपनी उंगली बढ़ाकर जियाओयान के सिर पर रखते हुए कहा, मेरे निर्देशों का पालन करो। अपने दिमाग में भरी गई बड़ी मात्रा में जानकारी को महसूस करते हुए जियोयान ने अपना सिर हिलाकर पहले ध्यानपूर्वक उसका स्वाद लिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी टांगें क्रॉस करके अपनी प्रशिक्षण मुद्रा अपना ली। उसने अपनी आंखों, नाक और फिर हृदय का अवलोकन किया, जैसे जैसे उसका मन धीरे धीरे उसके शरीर की गहराई में प्रवेश करता गया। उसका मन उसके क्यूई पथों से होकर घूमता हुआ अंततः उसके निचले पेट में स्थित भंवर तक पहुंच गया। क्यू भंवर का आकार पहले की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से बहुत छोटा था। हालांकि यदि ध्यान से देखा जाए तो भंवर में पहले की तुलना में अधिक सघनता और बेहतर एकत्रीकरण था। जियोयान का मन एक बार भंवर के चारों ओर घूम गया। जब उसने कोई समस्या नहीं देखी तो जियोयान ने याओ लाओ के निर्देशों का पालन किया और कार्य करना शुरू कर दिया। जियोयान का मन भंवर के चारों ओर घूमता रहा और धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर गया। उसी समय उसकी आध्यात्मिक बोध शक्ति बार बार उस बैंगनी ज्वाला की खोज करती रही जिसे वह नियंत्रित कर रहा था। जियोयान ने भंवर के अंदरूनी हिस्से को ध्यान से स्कैन किया। काफी समय बाद बहुत छोटे बैंगनी रंग की ऊर्जा के अनेक धागे धीरे धीरे दिखाई देने लगे। जब बैंगनी रंग की ऊर्जा प्रकट हुई तो जियोयान ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक धारणा को नियंत्रित किया और बिजली की गति से उन्हें घेर लिया। भंवर में एक छोटा सा छेद खोलें जिसमें बैंगनी ज्वाला समा सके। याओ लाओ के शब्दों को अपने मन में याद करते हुए जियोयान ने अपनी आध्यात्मिक धारणा के साथ तेजी से भंवर को घेर लिया। कुछ देर की शांति के बाद उनकी आध्यात्मिक अनुभूति ने भंवर को बहुत तेज गति से घुमाना शुरू कर दिया। तेज गति से घूमते भंवर के पीछे उसके क्यूई पथ में बह रही क्यूई भी तेजी से और प्रचंड रूप से उछली। हालांकि जियोयान के पास उनके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरह से भंवर के बीच में छोटे खाली स्थान पर केंद्रित था जो तेज घूर्णन से बना था। ये देखकर कि उसके कार्य प्रभावी थे, जियोयान ने भंवर के चारों ओर अपनी आध्यात्मिक धारणा की शक्ति बढ़ा दी। आध्यात्मिक जागरूकता की शक्ति में वृद्धि के बाद भंवर की घूमने की गति और भी तेज हो गई। अंत में हल्के पीले रंग के भंवर की कक्षा अब दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि भंवर के बाहर एक आकारहीन हवा की आवाज गूंज रही थी। जियोयान का मन भंवर के मध्य का निरीक्षण करता रहा, जहां खाली स्थान बढ़ता जा रहा था। जब ये लगभग मुट्ठी के आकार का हो गया तो जियोयान ने अंततः राहत भरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक धारणा को भंवर से बाहर निकाल लिया। आध्यात्मिक बोध के पुनर्तः हट जाने के बाद भंवर की घूर्णन गति भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जहां तक भंवर के बीच में छेद की बात है तो वह जियोयान के दिमाग के नियंत्रण में अपने आसपास के वातावरण के साथ एक अजीब संतुलन बनाने में सक्षम था और भंवर की धीमी घूर्णन गति के साथ गायब नहीं हुआ। ये देखकर कि खाली जगह गायब नहीं हुई, जियोयान ने अपने दिल में एक और आह भरी। उसके मन ने धीरे धीरे बैंगनी रंग की ऊर्जा के एक धागे को घेर लिया और उसे आसपास की क्यूई की रुकावट से बाहर निकालकर उस छोटे से खाली स्थान में डाल दिया।
बैंगनी रंग की ऊर्जा के खाली छेद में प्रवेश करने के तुरंत बाद जियोयान ने पूरे भंवर को हिलते हुए महसूस किया और उसने भंवर को स्थिर करने के लिए जल्दी से अपनी आध्यात्मिक धारणा का उपयोग किया। जियोयान की आध्यात्मिक धारणा ने स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किया और अंततः भंवर स्थिर हो गया। भंवर के केंद्र छेद के भीतर से जियोयान देख सकता था कि अग्नि प्रकार डुक्यूई के कई धागे लगातार भंवर से बच रहे थे और खाली छेद में मौजूद बैंगनी रंग की ऊर्जा में भर रहे थे। जियोयान के मन ने उत्सुकता से छोटे बैंगनी रंग की ऊर्जा को देखा। जैसे जैसे इसमें अधिक से अधिक अग्नि प्रकार की डुक्यूई डाली गई, बैंगनी रंग की ऊर्जा ने एक हल्की चीख निकाली। एक क्षण बाद ये जियोयान के दिमाग के अवलोकन के तहत रूपांतरित होना शुरू हो गया। बैंगनी रंग की ऊर्जा का रंग गहरा हो गया। जब यह एक निश्चित स्तर तक अंधकार में हो गया तो बैंगनी रंग की ऊर्जा अचानक कांपने लगी और बैंगनी रंग की ऊर्जा से एक हल्की ज्वाला उठी। तुरंत ही बैंगनी रंग की ऊर्जा छोटी बैंगनी लौ द्वारा भस्म हो गई। अंधेरे खाली छेद में बैंगनी रंग की लौ अकेली टिमटिमा रही थी। उसकी हल्की गर्माहट बाहर निकली और बाहर डुक्यूई भंवर में प्रवेश कर गई। जब हल्की गर्मी डुक्यूई भंवर में प्रवेश करती है तो जियोयान महसूस कर सकता है कि भंवर का घूर्णन बहुत तेज हो गया है। इस घटना पर जियोयान की प्रारंभिक प्रतिक्रिया सदमे की थी, जो तुरंत ही अनियंत्रित खुशी में बदल गई। यदि भंवर अपने आप तेजी से घूम सकता था तो इसका मतलब था कि जियोयान को इसे मैन्युअल रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। आसपास के वातावरण से डुक्यूई भी स्वचालित रूप से और लगातार उसके शरीर में डाली जाएगी, जिससे उसे लगातार डुक्यूई द्वारा धोया जा सकेगा। इस प्रकार का लाभ निस्संदेह उनके प्रशिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी था। खाली छेद में बैंगनी रंग की लौ दिखाई देने के बाद ऐसा लगा जैसे एक विशाल परिसंचारी मशीन चालू हो गई हो जो धीरे धीरे घूमने लगी हो। बैंगनी रंग की लौ को बढ़ने के लिए भंवर के भीतर से अग्नि प्रकार डुक्यूई को अवशोषित करने की आवश्यकता थी, जबकि इससे निकलने वाली गर्मी ने भंवर की डुक्यूई अवशोषण दर को बढ़ा दिया। इस निरंतर दोहराए जाने वाले संबंध से पर्पल फ्लेम और वोर्टेक्स दोनों को काफी लाभ हुआ। जियोयान के दिमाग ने एक बार फिर भंवर को देखा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई समस्या नहीं है तो जियोयान ने अंततः अपने मन को अपने शरीर के भीतर से बाहर निकाल लिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी काली आंखों के सामने एक बैंगनी रोशनी चमक उठी। कुछ ही क्षण बाद उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे पुनः गहरा काला हो गया। कैसा है? सफल? ये देखकर कि जियोयान ने अपनी आंखें खोलीं, याओ लाओ, जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, ने पूछा। हाँ, मैंने इसे एक ज्वाला बीज में परिष्कृत कर दिया है। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। उसने अपनी उंगलियां धीरे से रगड़ीं। एक स्पष्ट ध्वनि के बाद जियोयान की उंगली की नोक से एक छोटी बैंगनी रंग की लौ उठी। जिज्ञासा से भरी निगाहों से जियोयान उस बैंगनी आग के साथ खेल रहा था जो उसकी थी। कुछ ही क्षण बाद उसकी उंगली धीरे से उसके बगल में एक पहाड़ी दीवार को छू गई। तुरंत ही दीवार जलकर राख हो गई। ये चीज टीचर की हड्डी कंपा देने वाली लौ से भी कमजोर लगती है। जियोयान ने कड़वी मुस्कान के साथ लौ द्वारा बनाए गए निशान को देखा। बिल्कुल, मेरी अस्थि कंपाने वाली ज्वाला एक स्वर्गीय ज्वाला है और स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग सूची में 11वें स्थान पर है। यदि तुम्हारी यह टूटी हुई चीज उससे तुलना की जा सकती है तो मैं उसे खोजने के लिए जलकर राख हो जाने का जोखिम क्यों उठाता? जब उसने जियोयान की टिप्पणी सुनी तो याओ लाओ ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं और मुस्कुराते हुए उसे डांटा। जियोयान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। याओ लाओ के ये शब्द उसके लिए एक बड़ा झटका थे। जिस चीज को उसने इतने प्रयासों के बाद सौभाग्य से प्राप्त किया था, उसे याओ लाओ ने टूटी हुई चीज बताया। ठीक है, इतना निराश दिखना बंद करो। तुम्हारी यह बैंगनी लौ अभी अभी पैदा हुई है, इसमें कितनी ताकत हो सकती है? आपके इसे उठाने के बाद ये बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। क्या आपने एमेथिस्ट पंख वाले शेर के बैंगनी ज्वाला हमले की ताकत नहीं देखी? यहां तक कि युनजी नामक महिला अपनी डुहुआंग शक्ति के साथ भी इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकी। इससे ये पता चलता है कि यह ज्वाला साधारण नहीं है। जियोयान की निराश अभिव्यक्ति को देखकर याओ लाओ ने सांत्वना देते हुए कहा। जियोयान ने आह भरी और सिर हिलाया। एक कड़वी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, अगर मैं इस छोटी बैंगनी लौ को एमेथिस्ट विंगलांड के समान ताकत तक बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे डर है कि इसमें कम से कम कुछ दशक लगेंगे। यदि हम सामान्य तर्क का उपयोग करें तो ये सत्य है। याओ लाओ ने सिर हिलाया। जब उसने जियोयान के उदास भाव को देखा तो उसने असहाय होकर कहा, लेकिन क्या आपके पास एमेथिस्ट बर्थ एसेंस नहीं है? वह चीज बैंगनी ज्वाला को बढ़ाने में सबसे अच्छा उत्प्रेरक है। जब तक आप इससे होने वाले हल्के दर्द को सहन कर सकते हैं तब तक आपकी बैंगनी लौ अत्यधिक गति से बढ़ने में सक्षम होनी चाहिए। एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस। ये सुनकर जियोयान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसने भंडारण रिंग से एक छोटी सी जेड बोतल निकाली, उसके चेहरे पर अप्रत्याशित खुशी छा गई। उसने ढक्कन खोला और उसमें से एक गर्म, असामान्य सुगंध निकली।
घनी अग्नि ऊर्जा से भरी इस गंध की गहरी सांस लेने के बाद जियोयान को अचानक एहसास हुआ कि उसकी उंगली पर बैंगनी लौ भी गंध के प्रभाव में मजबूत हो गई थी। कितनी सघन अग्नि ऊर्जा है, जियोयान ने अनायास ही हौंफते हुए कहा, जैसे ही उसने बैंगनी लौ की हलचल महसूस की। भविष्य में जब आप प्रशिक्षण लेंगे तो यह सबसे अच्छा होगा कि आप इसे तेज धूप में करें। इसके अतिरिक्त आप एमेथिस्ट प्लांट बर्थ एसेंस का अधिक सेवन नहीं कर सकते। बेशक अगर आप पिछली बार की तरह दर्दनाक अनुभव को दोहराना चाहते हैं तो आप मेरी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, याओ लाओ ने मजाक में कहा। पिछली बार जलते हुए शरीर के दर्द को याद करके जियोयान का शरीर कांप उठा। वह भावना ऐसी नहीं थी जिसे वह दूसरी बार अनुभव करना चाहता था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आपको प्रशिक्षण के दौरान केवल अपनी उंगली का उपयोग करके इसे थोड़ा सा डुबाना चाहिए और अपने शरीर में निगलना चाहिए। यदि आप इसका बहुत अधिक उपयोग करेंगे तो अंततः आप पुनः जल सकते हैं, याओ लाओ ने गंभीरता से याद दिलाया। आह, जियोयान ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसने इस बात का मजाक बनाने की हिम्मत नहीं की। एक बार उस तरह का दर्द अनुभव करना ही काफी था। बैंगनी लौ के विकास में तेजी लाने के लिए एमेथिस्ट प्लांट बर्थ एसेंस का उपयोग करना। इसे निगलने में कितना समय लगेगा? जियोयान ने जेड की बोतल को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, अपना सिर उठाया और कड़वाहट से पूछा, कुछ साल। यदि मेरे पास इतना समय होता तो मैं स्वर्गिक ज्वाला की खोज में निकल पड़ता। एमेथिस्ट एसेंस के साथ आपको इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यह अवश्य अपनी वर्तमान शक्ति के साथ, यदि आप वास्तव में बैंगनी ज्वाला को उस सीमा तक तैयार करते हैं तो आप अंततः इसके द्वारा जलकर राख हो सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो आग से खेलने पर आप जल जाएंगे। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और अपने विचार व्यक्त किए। शायद अब से 1 महीने बाद आप फ्लेम मंत्र का उपयोग करके बैंगनी लौ को निगलने की कोशिश कर सकेंगे। 1 महीना, जियोयान ने अपने होंठ चाटे और धीरे से बुदबुदाया। और फिर उसने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। ठीक है, अब से 1 महीने बाद मैं बैंगनी लौ को निगल लूंगा और अपना लौ मंत्र विकसित करूंगा। अपना सारा सामान पैक करके जियोयान गुफा से बाहर निकल गया। इस समय बाहर दोपहर हो चुकी थी। प्रचंड सूर्य की रोशनी पूरे पहाड़ को झुलसा रही थी। गुफा से नीचे कूदने और कुछ कदम चलने के बाद संयोगवश उसकी मुलाकात लिटिल फेरी डॉक्टर से हुई, जो फूलों की टोकरी लेकर जा रही थी और अभी अभी औषधि एकत्र करके लौटी थी। इस समय उसने अपने सिर पर एक हरा कपड़ा बांध रखा था, एक सुंदर छोटी गांव की लड़की की तरह। जियोयान थोड़ा खुश हुआ, उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। परी डॉक्टर ने जियाओयान को देखकर मधुर मुस्कान दी, उसकी नजरें पहाड़ी गुफा पर घूम रही थीं। वह इतनी समझदार थी कि कोई सवाल नहीं पूछती थी, हर किसी के अपने रहस्य होते थे और वह कोई अपवाद नहीं थी। इसलिए उसने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया कि जियोयान ने गुफा में क्या किया था और ऐसा दिखावा किया कि उसने कुछ भी नहीं देखा। जियोयान ने उसकी प्रतिक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि वह खुश था और उसे उसकी प्रतिक्रिया पसंद आई। भूखा, मैं दोपहर का खाना बनाऊंगा। जियाओयान के साथ घर की ओर टहलते हुए परी डॉक्टर ने अपना सिर घुमाया और जब जियाओयान बोली तो वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। फिर वह नीचे झुकी, अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाए और पत्थर के रसोई घर में आग जला दी तथा सभी सामग्रियों को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया। एक तरफ चट्टान पर बैठे जियोयान ने परी डॉक्टर को देखा जो व्यस्तता से काम करते हुए हल्का हल्का गाना गुनगुना रहा था, जिससे वह मुस्कुरा उठा। वह निश्चित रूप से एक साधन संपन्न और चतुर लड़की थी, लेकिन निश्चित रूप से जियोयान यह नहीं भूलेगा कि यह सुंदर और पवित्र लड़की, जो वर्तमान में अपने सफेद हाथों से खाना बना रही थी, जहर का उपयोग करते समय भी उतनी ही चतुर और कुटिल थी। जहर मास्टर, डूक्यू महाद्वीप पर इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत से लोग विष मास्टर्स के साथ संबंध बनाने से डरते थे क्योंकि वे विष फैलाने के ऐसे तरीके अपनाते थे जिनसे बचना असंभव था और जिनसे दुश्मन तो क्या, मित्र भी असहज हो जाते थे। इसी तरह यदि उसे याओ लाओ, एक ग्रैंडमास्टर स्तर के कीमियागर की मदद नहीं मिलती जो उसकी रक्षा कर रहा है, तो जियोयान परी डॉक्टर द्वारा दिए गए भोजन को खाने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार जब कोई बाहर होता था तो उसे बहुत सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही जीवन होता था। और शायद इसलिए कि जियोयान ने परी डॉक्टर द्वारा तैयार किए गए किसी भी भोजन को अस्वीकार नहीं किया था, आधे महीने तक एक साथ रहने के बाद परी डॉक्टर जियोयान के प्रति अधिक मित्रवत और सौम्य हो गई थी। बेशक इस गर्मजोशी में रोमांस का कोई संकेत नहीं था, जियोयान तुरंत पहचानने में सक्षम था कि परी डॉक्टर ने उसके साथ एक बहुत करीबी पुरुष मित्र की तरह व्यवहार किया। और इस लड़की के संवेदनशील हृदय को वास्तव में जिस चीज की जरूरत थी वह बहुत कुछ नहीं था। केवल थोड़ा सा भरोसा ही उसके सुंदर चेहरे पर सुंदर मुस्कान लाने में सक्षम था, लेकिन अफसोस उसके व्यवसाय के कारण उसे यह सब प्राप्त नहीं हो सका। इस पर जियोयान को थोड़ी शर्म आई।
यदि याओ लाओ की मदद न होती तो वह निश्चित रूप से परी डॉक्टर की मित्रता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता। चट्टान पर बैठे हुए जियोयान ने उस खूबसूरत आकृति को देखा जो दो लोगों के लिए दोपहर का भोजन बनाने में व्यस्त थी। हल्की सांस छोड़ते हुए उसने अचानक पूछा, तुम यहां से कब जाने की योजना बना रहे हो? हम। जियोयान का सवाल सुनकर परी डॉक्टर ने अपना सिर पीछे घुमा लिया। उसने अपने हाथों से अपने बालों को एक तरफ धकेला और अपनी खूबसूरत आंखों से जियाओयान को संदेह से देखते हुए हल्के से पूछा, क्यों? गलत मत समझो, ये तुम्हारी जगह है, मैं तुम्हें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता। अपने हाथों को मरोड़ते हुए जियोयान ने चिढ़ाते हुए कहा, कई कारणों से मैं इस स्थान पर लगभग आधे महीने से लेकर पूरे 1 महीने तक रह सकता हूं। मैं सोच रहा था अगर आपके पास कोई जरूरी काम हो तो आप। ठीक है, आप जब तक चाहें रह सकते हैं। सचमुच मेरे पास निपटाने के लिए कोई भी जरूरी काम नहीं है। मैं सोच रहा था कि यदि मेरे पास समय हो तो मैं कुछ समय के लिए डुक्वी महाद्वीप में साहसिक यात्रा कर सकता हूं, लेकिन ये कोई जरूरी मामला नहीं है। मेरा समय जल्दी में नहीं है। अपने दिल में आह भरते हुए परी डॉक्टर मुड़ी और बेपरवाही से हंस पड़ी। डुक्वी महाद्वीप में साहसिक कार्य, यह कोई बुरा विचार नहीं है। जियोयान ने सहमति में अपना सिर हिलाया। डुक्वी महाद्वीप में साहसिक यात्रा करना भी उनके सपनों में से एक था। क्या आपकी इसमें रुचि है? तब हम साथ साथ यात्रा कर सकेंगे। आग में थोड़ी सी लकड़ी डालते हुए परी डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, मेरे पास अभी भी कुछ मामले हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, इसलिए अल्पावधि में मेरे पास ऐसा करने के लिए न तो मानसिकता है और न ही खाली समय है। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और हंसा। ये खेदजनक है। एक अच्छा साथी ढूंढना बहुत कठिन था। थोड़ा अफसोस के साथ अपना सिर हिलाते हुए परी डॉक्टर ने अनिच्छा से कहा, साहसिक कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं? बस एक दोस्ताना सलाह, आपको एक जहर मास्टर के रूप में अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यदि नहीं तो आपकी यात्रा काफी अकेली होगी। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद जियोयान ने अचानक गंभीरता से कहा। शरीर कांपते हुए परी डॉक्टर ने कुछ गैर जहरीले मशरूम बर्तन में फेंके और फिर उबलते बर्तन को देखने लगी। हल्की सी आह भरते हुए उसने अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट कहा कि इससे कई लोगों में भय पैदा हो जाएगा। ओह, असल में आपको अभी तक जहर मास्टर नहीं माना जा सकता है। आप एक डॉक्टर के रूप में अपनी पहचान का उपयोग साहसिक कार्यों के लिए कर सकते हैं। कम से कम एक डॉक्टर को लोगों का सम्मान आसानी से मिल जाएगा। परी डॉक्टर की अचानक मुंह खो गई प्रोफाइल को देखकर जियोयान ने जोर से हंस दिया। मैं जल्द ही या बाद में एक जहर मास्टर बन जाऊंगा और साथ ही मैं वह व्यक्ति भी हो सकता हूं जो सबसे अधिक घृणा और भय पैदा करता है। हल्की सी आह भरते हुए परी डॉक्टर धीरे से बोली, आप जहर मास्टर बनेंगे या नहीं यह आप पर निर्भर करता है। इस तरह की बात कम से कम कोई तुम्हें मजबूर तो नहीं करेगा। ये सुनकर जियोयान थोड़ा हैरान हुआ। अरे, तुम नहीं समझोगे। उसके बाल नीचे गिर गए और उसके सुंदर चेहरे को ढकने लगे। परी डॉक्टर ने धीरे से कहा, अगर हम भविष्य में मिलते हैं तो मुझे आशा है कि आप अभी भी मेरे साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार कर पाएंगे। हैरानी में अपना सिर खुजाते हुए जियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर के रहस्यमय शब्दों से पूरी तरह से भ्रमित था। हा, हो गया। अपना सिर हिलाते हुए परी डॉक्टर ने उबलते बर्तन की ओर देखा और अचानक मुस्कुरा दी। उसने एक छोटा कटोरा लेने के लिए हाथ बढ़ाया और मशरूम सूप का एक कटोरा सावधानी से जियोयान को परोसा। आगे बढ़कर उसे लेते हुए जियोयान को एक स्वादिष्ट खुशबू आई, उसके मुंह में लार आने लगी और अपनी लार को निगलते हुए उसने परी डॉक्टर को अंगूठा दिखाया। फिर सूप की गर्मी को अनदेखा करते हुए उसने उसे पीना शुरू कर दिया। जियोयान को घूरते हुए जो मशरूम सूप का कटोरा पकड़े हुए था और बिना किसी हिचकिचाहट के खा रहा था, लिटिल फेरी डॉक्टर के सुंदर चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान दिखाई दी। उसे वास्तव में अच्छा लगा कि कैसे जियोयान ने उस पर भरोसा किया। चट्टान पर बैठे हुए जियोयान ने मशरूम सूप के कई कटोरे पी लिए और फिर संतुष्ट होकर कटोरा परी डॉक्टर को लौटा दिया। उसके गोल पेट को थपथपाते हुए खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुनर। जो भी तुमसे शादी करेगा वह बहुत भाग्यशाली होगा। मुझसे विवाह करो। जियोयान की बातें सुनकर परी डॉक्टर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, आपको ये जानना होगा कि जहर मास्टर डुक्वी महाद्वीप के सबसे कम विवाहित व्यवसायों में से एक है, क्योंकि बहुत से लोग इतने बहादुर नहीं होंगे कि एक ऐसी पत्नी के साथ बिस्तर साझा करें जो एक पल में घातक जहर छोड़ सकती है। असहायता से अपना सिर हिलाते हुए जियोयान को लगा कि परी डॉक्टर वास्तव में थोड़ा ज्यादा निराशावादी था। भले ही विश्व विशेषज्ञ होने के कारण लोग थोड़ा डरे और भयभीत हों, लेकिन उसकी वर्तमान क्षमता उस स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है ना? वे ग्रैंड मास्टर स्तर के विश्व मास्टर, जो कुख्यात थे, हर किसी को भयभीत कर सकते थे और जिनके पास कदम रखने की हिम्मत नहीं होती थी, कोई भी ऐसा नहीं बन सकता था।
याद रखना, अगर भविष्य में हम फिर से डूक्वी महाद्वीप पर मिलेंगे तो तुम मुझसे घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। बर्तन व्यवस्थित करते हुए परी डॉक्टर घर की ओर चली और जैसे ही वह अंदर प्रवेश करने वाली थी, उसके कदम रुक गए और वह जल्दी से मुड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह घर में प्रवेश कर गई और पूरी तरह से हैरान जियाओ यान को चट्टान पर अकेला छोड़ दिया। काफी देर तक छोटे से घर को घूरते हुए जियो यान असहाय होकर मुस्कुराया। भले ही वह भविष्य में विश मास्टर बन जाए तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या सिर्फ उसके व्यवसाय के आधार पर वह उससे नफरत करेगा? कुछ देर तक अजीबोगरीब विचारों और पागलपन भरे अनुमानों का मनोरंजन करने के बाद जियो यान आलस से खड़ा हो गया। एक पहाड़ के नीचे पहुंचकर उसने अपना सिर उठाया और आकाश में तपते सूरज को देखा। उसके पैर थोड़े से हिले और फिर जोर से जमीन पर पड़े। इसके बाद एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई। जियो यान का शरीर तोप की गोली की तरह था जो चट्टान की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही उसकी ताकत खत्म हो रही थी, उसके पैर एक बार फिर चट्टान की दीवार पर भारी पड़ गए। विस्फोट की आवाजों के बीच जियो यान का शरीर चट्टान की दीवार पर लगातार सीधा चढ़ता गया। पांचवें विस्फोट के बाद जियो यान का शरीर हवा में उछला और घाटी के अंदर एक पर्वत शिखर पर जा गिरा। यहां से घाटी में नीचे की ओर स्थित छोटा सा घर आधी मुट्ठी जितना भी बड़ा नहीं था। चूंकि अभी दोपहर का समय था, आसमान में चमकता सूरज लगातार अपनी तीखी गर्म किरणें बिखेर रहा था। तपती धूप में बाहर पड़ी चट्टानें इतनी गर्म थीं कि लोग उन्हें छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जियो यान का उतरने का स्थान एक सुंदर उभरा हुआ चट्टान का टुकड़ा था। ये सबसे गर्म धूप सेंकने का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए जियो यान ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। खुद से यह शिकायत करने के बाद कि प्रशिक्षण कितना कठिन था, वह तपती हुई पत्थर की पटिया पर बैठ गया। एक क्षण बाद उसके नितंब से निकली गर्मी के कारण जियो यान के दांत पीसने लगे। सीधे बैठे हुए जियो यान ने अपने चेहरे से लगातार बह रहे पसीने को नजरअंदाज कर दिया, दोनों हाथों से प्रशिक्षण मुद्रा बनाए और अपने मन को शांत करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपना प्रशिक्षण आसन पूरा किया, जियो यान ने पाया कि आसपास से अग्नि प्रकृति की तात्विक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। उसका मस्तिष्क नियमित रूप से और परिचित रूप से उस ऊर्जा को परिष्कृत करता था जो उसके क्यूई पथों में प्रवेश कर गई थी और अंततः उसे उसके क्यूई भंवर में प्रवाहित कर देता था। इसे क्यूई भंवर में परिचालित करने के बाद इसे क्यूई भंवर के मध्य में स्थित बैंगनी ज्वाला में प्रवाहित किया गया। इस अग्नि प्रकृति वाली डू क्यूई को गर्म सूर्य की किरणों के साथ अवशोषित करते हुए बैंगनी ज्वाला भड़कने लगी और भस्म करने के बाद छोटी बैंगनी ज्वाला ऐसा लग रहा था जैसे वह थोड़ी बड़ी हो गई हो। अपने मन के ध्यान में छोटी बैंगनी लौ की धीमी वृद्धि के हर हिस्से को जियो यान ने देखा। प्रशिक्षण के अच्छे परिणामों को देखकर वह काफी प्रसन्न हुआ और थोड़ी देर तक बाहरी वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद जियो यान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। फिर उसने अंगूठी से ज़ैड बोतल निकाली जिसमें एमेथिस्ट एसेंस था। उसने अपनी उंगलियों से उसे हल्के से और सावधानी से थोड़ा सा दबाया, फिर उसे मुंह में डाला और हल्के से उसका स्वाद चखा। उसकी लार के बाद यह उसके पेट में चला गया। जैसे ही एमेथिस्ट एसेंस उसके पेट में निगल लिया गया, जियो यान का चेहरा लाल हो गया। मूलतः सामान्य त्वचा पर इस समय लालिमा के लक्षण दिखाई देने लगे। अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करते हुए जियो यान ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया, फिर अपने शरीर में डू क्यूई को प्रसारित किया और इस तीव्र और अत्याचारी ऊर्जा को बेअसर करना शुरू कर दिया। पहाड़ की चट्टान पर चमकती हुई धूप में युवक भारी मात्रा में पसीने से तरबतर था और अपने दांत पीस रहा था, जबकि वह अपने शरीर के अंदर की तीव्र गर्मी को सहन कर रहा था, जैसे एक रेशम का कीड़ा कोकून से बाहर निकलने और तितली बनने से पहले दर्द को सहन करता है। दर्द के बाद ये पुनर्जन्म जैसा था। केवल परिवर्तन की इस यात्रा को पोषित करने के लिए दर्दनाक और कठोर परीक्षणों की आवश्यकता थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और जियो यान एकांत घाटी में चुपचाप प्रशिक्षण लेता रहा। जब से जियो यान ने बैंगनी लौ को परिष्कृत करना शुरू किया था, आधा महीना बीत चुका था। इस आधे महीने के दौरान जियो यान ने मूल रूप से अपने डू क्यूई को प्रशिक्षित करना छोड़ दिया था और अपने शरीर द्वारा आसपास से अवशोषित की गई सारी ऊर्जा को बैंगनी ज्वाला में स्थानांतरित कर दिया था जो एक अथाह गड्ढे के समान थी। जैसे जैसे यह पागलपन लंबा होता गया, जियो यान की उपलब्धि भी बहुत स्पष्ट होती गई। बैंगनी ज्वाला, जो पहले लगभग छोटी उंगली के आकार की होती थी, अब 10 गुना बड़ी हो गई थी। हर बार जब जियो यान अपने अंदर देखता और बढ़ती हुई बैंगनी लौ को देखता, तो उसके भीतर एक संतुष्टि की भावना प्रकट होती। इस गति से उसे अधिकतम आधे महीने का समय लगेगा, इससे पहले कि बैंगनी ज्वाला उसकी क्यूई विधि को विकसित करने के लिए आवश्यकता को पूरा कर सके। ये गर्म धूप में प्रशिक्षण का एक और दिन था। जियो यान चट्टानों पर बैठा था। उसके कपड़े पसीने से पहले ही भीग चुके थे।
लगभग 2 घंटे तक तेज धूप में प्रशिक्षण सहने के बाद जब हवा का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था, तब जियोयान अंततः अपने प्रशिक्षण मोड से बाहर निकला। उसने अपना सिर नीचे किया, अपने भीगे हुए कपड़ों को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। जियोयान ने अपने शरीर को तान दिया और फिर अपने अंदर देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने देखा कि बैंगनी ज्वाला फिर से थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसने एक संतुष्ट मुस्कान दी, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और हल्के से उछलने लगा। आधे महीने तक धूप में रहने के बाद जियाओयान की त्वचा का रंग गहरा हो गया था। प्रशिक्षण में उनकी दृढ़ता के कारण उनका नाजुक और सुंदर चेहरा भी थोड़ा अधिक परिपक्व दिखाई देता था। जब उसके थोड़े सुन्न हो चुके पैर अपनी मूल स्थिति में आ गए, तो जियोयान ने अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से अपनी उंगली हिलाई। एक धीमी आवाज के बाद बैंगनी रंग की ज्वाला का एक विशाल गोला अचानक जियोयान की हथेली से उठा और तुरंत उसके पूरे हाथ को ढक लिया। आधे महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद उसकी उंगली से निकली छोटी बैंगनी ज्वाला अब उसके पूरे हाथ को ढक सकती थी। जियोयान मुस्कुराया जब उसने अपना हाथ देखा जो बैंगनी लौ के भीतर घिरा हुआ था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी कसी और अचानक एक मुक्का मारा। तुरंत ही उच्च तापमान ने उसके सामने की हवा को तब तक गर्म कर दिया जब तक कि वह थोड़ी विकृत और धुंधली नहीं हो गई। तस्क तस्क। अगर इसे किसी के शरीर पर मारा जाए तो इसका प्रभाव बहुत बुरा नहीं होगा, जियोयान ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जबकि उसके हाथ पर बैंगनी लौ धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। जियोयान ने पहाड़ी चट्टान पर बैंगनी लौ के साथ खेला, इससे पहले कि वह अनिच्छा से इसे अपने शरीर में रखता। उसका शरीर थोड़ा कांपा और उसकी पीठ से बैंगनी बादल के पंख निकल आए। उसने अपना सिर झुकाया और काले पंखों को देखकर मुस्कुराया, जो चमकते बैंगनी रंग के थे, फिर वापस घाटी में छलांग लगा दी। हवा से आती तीव्र ध्वनि जियाओयान के कानों के पास से गुजरी। जब वह जमीन से लगभग 20 मीटर ऊपर था, तो जियाओयान के पंख फड़फड़ाए और उसकी तीव्र गति धीमी हो गई। उसने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया, जमीन पर निशाना साधा और एक विस्फोटक धक्का दिया। बल के साथ जियोयान का शरीर थोड़ा ऊपर उठा, जिससे वह हवा में उछल गया। इस बीच जियोयान की पीठ पर बैंगनी बादल के पंख सिकुड़ने की आवाज के साथ उसकी पीठ पर टैटू में बदल गए। जियोयान के पैर स्थिर होकर जमीन पर आ गए और उसका शरीर थोड़ा हिल गया, जिससे उसके शरीर पर लगा सारा बल खत्म हो गया। एक क्षण बाद उसने अपना शरीर सीधा किया और मुस्कुराते हुए छोटी सी झोपड़ी की ओर चल दिया। जैसे ही वह धीरे धीरे छोटी झोपड़ी के पास पहुंचा, जियोयान ने भौहें सिकोड़ लीं। सामान्यतः परी डॉक्टर अब तक जड़ी बूटियां चुनने से लौट आई होती। फिर भी आज इतनी शांति क्यों थी? उसके मन में एक संदेह कौंधा। जियोयान धीरे धीरे छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचा और लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसमें से जरा सी भी आवाज नहीं आई। उसने कुछ बार फिर दरवाजा खटखटाया, लेकिन परिणाम वही रहा। अपनी भौहों को एक साथ दबाते हुए जियोयान के दिल में बेचैनी दौड़ गई। वह दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ देर तक हिचकिचाता रहा। अंततः उसने अपने दांत भींचे और जोर से लात मारकर लकड़ी का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा जोर से लात मारकर खोलने के बाद जियोयान जल्दी से अंदर गया, लेकिन उसने पाया कि कमरा धुएं से भर गया था, जिसके कारण उसे कई बार खांसी भी आई। उसने अपनी दाहिनी हथेली को जल्दी से आगे बढ़ाया और उसकी हथेली से एक भयंकर शक्ति निकली, जिसने तुरंत ही पुआल के घर से सारा धुआं बाहर निकाल दिया। जैसे ही अंदर का धुआं धीरे धीरे छटा, जियोयान ने परी डॉक्टर को बिस्तर पर आंखें बंद करके देखा। उसका मूलतः लाल और नम चेहरा अब अजीब तरह से 7 अलग अलग रंगों से ढक गया था। ये देखकर कि परी डॉक्टर सांस नहीं ले रही थी, जियोयान घबरा गया। वह जल्दी से वहां पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ में पकड़ी काली अंगूठी से एक रोशनी वाली आकृति बाहर निकली और चिल्लाई, वहां मत जाओ। याओ लाओ की चीख सुनकर जियोयान चौंक गया और वह वहीं रुक गया। काफी देर बाद वह इस कानफोड़ू चीख से उबर पाया। उसने याओ लाओ को जिज्ञासा से देखा, उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम उसे छू सकते हो, याओ लाओ ने गहरी आवाज में कहा और गंभीर चेहरे से परी डॉक्टर के 7 रंगों वाले चेहरे को देखा। क्यों? याओ लाओ को पहली बार ऐसा भाव प्रदर्शित करते देख जियोयान को बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी नजर एक बार फिर परी डॉक्टर पर पड़ी और उसने परेशान स्वर में पूछा। याओ लाओ ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके तैरते शरीर ने बेहोश परी डॉक्टर के चारों ओर कई बार चक्कर लगाया। एक क्षण बाद उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से आह भरते हुए कहा, यह सचमुच है। याओ लाओ का उदास चेहरा देखकर जियोयान का दिल दहल गया। उसने सावधानीपूर्वक पूछा, आखिर उसे क्या समस्या है? उसके हाथ को देखो। याओ लाओ ने परी डॉक्टर के हाथ में खुली जेड बोतल की ओर इशारा किया। ये सुनकर जियोयान ने जल्दी से अपनी नजर परी डॉक्टर के हाथ की ओर बढ़ा दी। उसने देखा कि उसके हाथ में काले रंग का औषधीय पाउडर भरा एक छोटा थैला था। जियोयान की आंखें संदेह से झपक उठीं।
वह आगे बढ़ा, परी डॉक्टर के हाथ से कुछ फीट की दूरी पर रुका और औषधीय पाउडर से आने वाली गंध को हल्के से सूंघा। तुरंत ही उसके सिर में चक्कर आने लगा और छाती में ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ उलट-पुलट हो गया हो। वह बहुत कमजोर महसूस करने लगा और काफी देर तक जमीन पर बैठा रहा। अंततः वह खड़ा हुआ और स्तब्ध स्वर में बोला, कितना शक्तिशाली जहर है। अगर वे सावधान नहीं रहे तो यह चीज डूशी को भी मार सकती है। हाँ, मुझे भी मानना पड़ेगा कि यह छोटी सी लड़की जहर बनाने में बहुत माहिर है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसकी आवाज में प्रशंसा या कोई अन्य भावना समाहित थी। जियो यान ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि परी डॉक्टर एक प्राकृतिक विशेषज्ञ जहर हेरफेर करने वाला था। शायद उसे विष परी कहना अधिक सटीक होगा। उसके मुंह के कोने को देखो, याओ लाओ ने झोपड़ी में तैरते हुए बताया। जियो यान की नजर परी डॉक्टर के हाथ से हटकर उसके लाल होठों पर गई जो सुंदरता से टपक रहे थे। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लाल नमी के अलावा काले पाउडर के अवशेष भी थे। इसके रंग और गंध से स्पष्ट था कि यह काले रंग का जहर था जिसे परी डॉक्टर ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वह कैसे संभव है? बिना किसी कारण के उसने खुद को क्यों मार डाला? काले अवशेषों को बेवकूफी से घूरते हुए जियो यान ने हैरान होकर बड़बड़ाया। किसने कहा कि उसने आत्महत्या की? क्या तुमने कोई मृत व्यक्ति देखा है जो इतना सुंदर दिखता हो? याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमाईं और अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। उसकी ताकत केवल एक स्टार डूजे के बराबर है। वह किसी ऐसी चीज का सामना कैसे कर सकती है जो डूशी को भी मार सकती है? जियो यान आगे बढ़कर परी डॉक्टर की सांसों की जांच करना चाहता था, लेकिन याओ लाओ के चिल्लाने के बाद वह केवल बेचैनी से इधर उधर घूम सकता था। अगर वह एक साधारण व्यक्ति होती तो वह निश्चित रूप से मर जाती। लेकिन याओ लाओ की आंखें बिस्तर पर परी डॉक्टर की सुंदर नींद की मुद्रा को घूरती रहीं और धीरे से कहा, लेकिन वह नहीं करेगी। आपका क्या मतलब है? जियो यान ने अपने कदम रोक दिए और स्तब्ध स्वर में पूछा। वह कहाँ अलग है? क्या इसका कारण उसकी विष विशेषज्ञ के रूप में पहचान है? लेकिन भले ही वह कोई विष विशेषज्ञ ही क्यों न हो, अपने ही विष से मर जाना कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे जहर से अछूते हैं। सही। यहां तक कि अत्यधिक कुशल विष विशेषज्ञों के भी अपने विष से मारे जाने की संभावना रहती है। याओ लाओ ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अपवाद हमेशा होते हैं। डूक्वी महाद्वीप में एक प्रकार की विशेष काया है। इस तरह की काया को नाम दिया गया है प्राकृतिक विष शरीर या दुखद विष शरीर, क्योंकि ऐसे विष शरीर का प्रकट होना आमतौर पर दूसरों के लिए दुख लाता है। प्राकृतिक विष शरीर, दुखद विष शरीर। जियो यान के मन में विदेशी नामों का कोई महत्व नहीं था। आपने अपना अधिकांश जीवन भूतान शहर में बिताया है और यह स्वाभाविक है कि आप डुक्वी महाद्वीप के कुछ रहस्यों से अनभिज्ञ हैं। जब मैं अभी भी भौतिक शरीर में था तो एक दुखद विष शरीर वाली महिला डुक्वी महाद्वीप पर प्रकट हुई। क्रोध के एक क्षण में इस महिला ने पूरे साम्राज्य की जमीन को जहर दे दिया। जहरीले मैदान में लाखों लोग मारे गए। हम ये शब्द सुनकर जियो यान ने जल्दी से ठंडी हवा में सांस ली। क्या वह महिला बहुत क्रूर नहीं थी? लाखों लोगों की जान बेरहमी से ले ली गई। क्या वह केवल मुर्गियां मार रही थी? तुम्हें पता होना चाहिए कि डुक्वी महाद्वीप में ताकतवर लोगों के बीच कानून होते हैं। महिला की हरकतें निस्संदेह इन अनौपचारिक नियमों का उल्लंघन थीं। आखिरकार उस साम्राज्य से कई शक्तिशाली लोग निकले थे। इस प्रकार स्थिति इससे भड़क उठी। एक एक करके कई शक्तिशाली लोग बदला लेने के लिए उस महिला को ढूंढने गए, लेकिन उनमें से प्रत्येक को हार का सामना करना पड़ा। अरे हाँ, उन मजबूत लोगों में सबसे कमजोर कम से कम एक डुलिंग था और सबसे मजबूत एक 9 सितारा डू हुआंग था जो डूजोंग चरण में कदम रखने वाला था। जैसा कि याओ लाओ ने बताया, उसने अचानक अपना हाथ हिलाया। दुर्भाग्यवश वे सभी महिला के हाथों मारे गए। गल्प। जियो यान ने बड़ी मुश्किल से अपनी लार निली और अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा। क्या वह महिला बहुत मजबूत नहीं थी? उसने सचमुच लोगों को मुर्गियों और कुत्तों की तरह मारा। पूरी गड़बड़ी के अंत में कुछ बुरे लोगों को गड़बड़ी में खींच लिया गया। एक भीषण लड़ाई के बाद, जिसके बारे में बाहरी लोगों को पता नहीं था, यह महिला जो महज 5 सितारा डू हुआंग थी, घायल होने के बाद बच निकली, जबकि बूढ़ों के बीच एक डू जोंग स्तर के चिकित्सक को जहर निकालने में 10 साल लग गए, तब जाकर वह पूरी तरह से ठीक हो पाया। अविश्वसनीय। जियो यान का गला एक पल के लिए घूम गया। क्या केवल डू हुआंग की ताकत के साथ उसने डू जोंग का सामना करने का साहस किया और वास्तव में अपने पीछे एक गंभीर घाव छोड़ने में कामयाब रही? इस प्रकार के व्यक्ति के संबंध में जियो यान उनका वर्णन करने के लिए केवल अविश्वसनीय शब्द का उपयोग कर सकता था। 20 साल तक भागने के बाद ये स्त्री एक बार फिर प्रकट हुई। उस समय तक उसे पहले ही डू जोंग वर्ग में पदोन्नत कर दिया गया था।
इस समय वे बूढ़े मूर्ख जो गुप्त रूप से उसके हाथों कष्ट सह रहे थे, बाहर आकर उसका अनायास न्याय करने का साहस नहीं कर सके। इस प्रकार वे केवल बहरे होने का नाटक कर सकते थे और उसके बारे में सभी खबरों को नजरअंदाज कर सकते थे। 20 साल 5 सितारा डू हुआंग से डू जोंग तक का सफर। इस गति को असामान्य माना जा सकता है। जियो यान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आह, इस महिला में सचमुच उस तरह की डरावनी प्रतिभा है। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और बिस्तर पर पड़ी डॉक्टर की ओर अपनी नजर घुमाई और धीरे से कहा, उसके बाद मैं एक बार उस महिला से टकरा गया जब मुझे एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी मिली और संघर्ष शुरू हो गया। अंत में हम लड़ने लगे। जियो यान की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। ये पहली बार था जब उसने याओ लाओ को अपने कुछ पुराने कारनामे लीक करते हुए सुना। तुरंत ही उसने जल्दी से पूछा, परिणाम क्या हुआ? परिणाम? याओ लाओ मुस्कुराया और अपना सिर उठाया। उसकी मैली आंखें यादों पर आहें भरती प्रतीत हुईं। काफी देर बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, परिणाम यह माना जा सकता है कि मैंने उसे थोड़ा हरा दिया। जियो यान ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा सदमे से भर गया। एक छोटी सी जीत, हालांकि याओ लाओ इसके बारे में बहुत अस्पष्ट था, फिर भी जियो यान इसके अर्थ को समझने में कामयाब रहा। जब वह महिला डू हुआंग स्तर पर थी, तो उसने पहले ही डू जोंग स्तर के चिकित्सकों के खिलाफ अपनी ताकत लगाने का साहस कर लिया था। और जिस समय उसने याओ लाओ के साथ लड़ाई की, वह पहले ही डू जोंग स्तर पर पहुंच चुकी थी, फिर भी अंत में याओ लाओ ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। ऐसा लगता है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस समय याओ लाओ डूक्वी महाद्वीप के शीर्ष पर स्थित था। जियो यान के स्तब्ध चेहरे को देखते हुए याओ लाओ डांटने से खुद को रोक नहीं सका, इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? भविष्य में आप भी ऐसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। शायद। जियाओ यान ने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कंधे उचका दिए। उस तरह का स्तर पहले से ही अकेले प्रतिभा की पहुंच से परे था, इसके लिए संयोग और भाग्य दोनों अपरिहार्य थे। वर्तमान में वह केवल ये चाहता था कि बैंगनी ज्वाला को जल्दी से पोषित किया जाए, इससे पहले कि वह उसे निगल जाए, अपनी क्यूई विधि विकसित करे और खुद को जल्दी से एक डूशे बनने की अनुमति दे। जहां तक डू हुआंग्स, डू जोंग्स का सवाल है, ये तो बस सुपर अस्तित्व थे जो अपने नाम से ही जियाओ यान का दम घोंट सकते थे, वह वास्तव में अपनी क्षमता से अधिक कुछ नहीं करना चाहता था। शिक्षक के स्पष्टीकरण के अनुसार, परी डॉक्टर, क्या संभवतः उसके पास एक दुखद विष शरीर हो सकता है? जियो यान ने पूछा, जब उसकी नजर एक बार फिर परी डॉक्टर के सुंदर चेहरे पर 7 रंगों पर पड़ी, जबकि वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। हाँ। अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए याओ लाओ के चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव धीरे धीरे गायब हो गया। वह परी डॉक्टर को काफी देर तक घूरता रहा, फिर हल्की सी आह भरते हुए बोला, मैंने एक बार उस महिला से लड़ाई की थी, इसलिए मेरे मन में उस दुखद विष शरीर की गहरी छाप पड़ी। इस तरह की जहर प्रशिक्षण पद्धति अनोखी है, उन्हें लंबे समय तक डूक्यूई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें मजबूत बनने के लिए उन्हें केवल जरूरत है। जैसे ही वह इस बिंदु तक बोला, याओ लाओ की नजरें परी डॉक्टर के मुंह के कोने पर पाउडर के निशान की ओर थोड़ी अजीब अभिव्यक्ति के साथ घूम गईं। जहर खा लिया। जैसे ही उसने देखा कि याओ लाओ किस ओर देख रहा है, जियो यान पहले तो दंग रह गया, हालांकि उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और वह सदमे में बोला, आह, सही, ये जहर खा रहा है। एक बार जब वे जहर खा लेते हैं, तो उनका विषैला विष शरीर जहर में निहित ऊर्जा को एक विशेष जहर डूक्यूई में बदलने के लिए एक अजीब तकनीक का उपयोग करेगा। याओ लाओ ने आश्चर्य से अपने होंठ चटकाते हुए कहा, जहर जितना तीखा होता है, उनकी ताकत बढ़ाने में उतना ही अधिक प्रभावी होता है। इस प्रकार, उन्हें किसी कठिन प्रशिक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वे जहर खाते रहेंगे, उनकी ताकत तेजी से बढ़ती रहेगी। ये सचमुच एक भयानक शरीर है। धीरे से आह भरते हुए जियो यान फूट फूट कर हंसा। स्वाभाविक रूप से, इस दुनिया में कुछ भी परिपूर्ण नहीं है। ये दुखद विष शरीर विष के सेवन से व्यक्ति की शक्ति को तेजी से बढ़ाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन अंततः विष तो विष ही है। दुखदायी विष शरीर पर भरोसा करके व्यक्ति विष को अपने शरीर को निगलने से रोक सकता है। हालांकि जब समय के साथ अधिक जहर जमा हो जाता है, जब दुखद विष शरीर जहर डूक्यूई को दबा नहीं सकता, तब हजारों जहर शरीर को निगल जाएंगे, जिससे मालिक सबसे दर्दनाक यातना के तहत धीरे धीरे मर जाएगा। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। दर्द को याद करने से व्यक्ति जीवन की अपेक्षा मृत्यु को अधिक पसंद करता है। जियो यान का शरीर धीरे से कांप उठा। कुछ दया के साथ उसने बिस्तर पर परी डॉक्टर को देखा जो स्लीपिंग ब्यूटी की तरह दिखाई दे रही थी और उदास होकर पूछा, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? शीघ्र प्रशिक्षण प्राप्त करने की क्षमता हासिल करने के लिए कीमत चुकाना स्वाभाविक है। इस दुनिया में मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। याओ लाओ ने धीमे स्वर में कहा। तो फिर अगर वह ताकत पाने के लिए जहर खाना छोड़ दे, तो क्या इस अंत से बचना संभव है? जियाओ यान के शिष्य उसके पूछते ही घूम गए। सिद्धांततः ये संभव है।
अपना सिर हिलाते हुए याओ लाओ ने जियो यान के चेहरे पर खुशी देखी और आह भरते हुए कहा, दुर्भाग्य से आपको ये जानने की जरूरत है कि जो लोग एक दुखद विष शरीर के मालिक हैं, उनके लिए जहर जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उनके लिए आकर्षण उतना ही अधिक होगा। तीव्र विष प्राप्त उनकी दृष्टि में तीव्र विषों में वैसा ही आकर्षण होता है जैसा स्वर्गीय ज्वालाओं में किमियागर के पास होता है। वे इसे पाने के लिए हर तरह के तरीके अपनाएंगे, भले ही उन्हें आग में कूदने वाले पतंगों की तरह बनना पड़े, वे इसमें कूदने से नहीं हिचकिचाएंगे। क्या आपको लगता है कि आप उसे जहर खाने से रोक पाएंगे? अगर उसने कभी जहर नहीं खाया होता तो दुखद जहर शरीर कभी काम नहीं करता। हालांकि एक बार उसने जहर खा लिया, भले ही यह गलती से हुआ हो, तो भयानक जहर शरीर वास्तव में सक्रिय हो जाएगा। एक बार ऐसा हो जाए तो जो परिस्थितियां मैंने अभी बताई हैं, वे उत्पन्न हो जाएंगी और उन्हें पलटने का कोई मौका नहीं रहेगा। संक्षेप में, हमने इसे बहुत देर से खोजा है, अन्यथा, याओ लाओ ने अफसोस के साथ कहा। अपना मुंह खोले हुए जियो यान की अभिव्यक्ति अनियमित रूप से बदलती रही। काफी समय बाद ये निराशा धीरे धीरे कम हो गई। याओ लाओ के अनुसार उन तीव्र विषयों का एक नशेड़ी के लिए नशीली दवाओं के समान ही आकर्षण था। उसे ये सब छोड़ने के लिए राजी करना संभव नहीं हो सकेगा। उसका वर्तमान विषैला शरीर अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए जब वह होश में हो तो उसका आपके संपर्क में आना ठीक है। हालांकि जब वह बेहोश होगी या जब भविष्य में विष शरीर परिपक्व होगा तो वह होगा। वह जो भी छुएगी मर जाएगी। जियो यान के मुंह का कोना फड़क उठा। अंततः उसे समझ में आ गया कि परी डॉक्टर ने कुछ समय पहले उससे वे अजीब शब्द क्यों कहे थे। ऐसा लगता है कि वह पहले से ही जानती थी कि उसके पास यह अजीब दुखद विष शरीर है। उसे कैसे पता? वह उस छोटे से शहर में रह रही है, तो वह इस गुप्त जानकारी के बारे में कैसे जान सकती है, जो जिया मा साम्राज्य में बहुत से लोगों को नहीं पता थी। जियो यान ने संदेह से बुदबुदाया। याओ लाओ ने चुपचाप सोचा, इससे पहले कि उसकी नजर परी डॉक्टर की छाती पर लगे 7 रंगों वाले स्क्रॉल पर पड़ी। उसकी हथेली ने उसे बुलाया और अपनी हथेली में चूस लिया। फिर उन्होंने धीरे से इसे खोला और अंतिम पैराग्राफ पर रुकने से पहले उस पर लिखे विभिन्न प्रकार के जहर के फॉर्मूलों को देखा। तुरंत उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और उसे जियो यान को सौंप दिया। जियो यान को 7 रंगों वाला स्क्रॉल मिला और उसने उस पर अपनी नजर घुमाई। उसका चेहरा भी कड़वी मुस्कान से भरा था। दुखद विष शरीर, एक अजीब प्रकार का विष शरीर जो अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए जहर निगल सकता है। एक विषैले शरीर को पहचानने की विधि, पेट के निचले हिस्से में एक बहुत छोटी 7 रंग की रेखा होगी। ये 7 रंग की रेखा शरीर की विष शक्ति की तीव्रता बढ़ने के साथ बढ़ती जाएगी। जब 7 रंगों वाली रेखा हृदय की ओर बढ़ती है, तो यह वह समय होता है जब दुखद विष शरीर सबसे प्रबल होता है। साथ ही, मालिक को शरीर में प्रवेश करने वाले हजारों जहरों का दर्द भी महसूस होगा। इस पंक्ति के नीचे, विषैले शरीर से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया था। इनमें वे बातें भी शामिल थीं जिनका वर्णन याओ लाओ ने पहले किया था। ऐसा लगता है कि वह इसके बारे में पहले से ही जानती है। अगर वह इसी तरह चलती रही तो देर सवेर वह शक्तिशाली जहर का वाहक बन जाएगी। जियो यान ने 7 रंगों वाला स्क्रॉल लहराया और फूट फूट कर हंसने लगा। हाँ, अपना सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए जियो यान ने स्क्रॉल याओ लाओ को वापस कर दिया। उसकी आंखें परी डॉक्टर को घूर रही थीं और उसने धीरे से कहा, क्या ये दुखद विष शरीर सभी विषयों से प्रतिरक्षित नहीं है? अब वह ऐसी क्यों है? इस जहर की ताकत बहुत तीव्र है। वह केवल अस्थायी रूप से बेहोश हुई है और जल्द ही जाग जाएगी। याओ लाओ ने लापरवाही से कहा। ओह! अपना सिर हिलाते हुए जियो यान छोटे से घर में एक मेज के पास बैठ गया और परी डॉक्टर के जागने का इंतजार करने लगा। याओ लाओ ने रिंग में वापस गायब होने से पहले बस एक और याद दिलाया। मेज के किनारे बैठे जियो यान ने परी डॉक्टर को देखा, अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसकी मूल आकांक्षा एक कीमियागर बनने की थी। दुर्भाग्यवश, अपनी जन्मजात विशेषताओं के कारण उन्हें एक कदम पीछे हटना पड़ा और चिकित्सक बनना पड़ा। हालांकि, उसके संविधान के विकास के साथ, वह संभवतः एक ग्रैंड मास्टर स्तर की विश मास्टर बन जाएगी, जिससे डूक्यूई महाद्वीप के कई लोग डरेंगे। जब वह उस अवस्था में पहुंची तो संभवतः वह वैसा ही था जैसा उसने उस दिन वर्णन किया था। अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसके संपर्क में आने का साहस कर सके, और न ही कोई ऐसा मित्र बन सके जिसके साथ वह सौहार्दपूर्ण बातचीत कर सके। वह मूलतः एक चिकित्सक बनना चाहती थी जो लोगों की जान बचा सके, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ग को यह मंजूर नहीं था। इसके बजाय, इसने इस दयालु युवती को एक दुखद विष शरीर प्रदान किया, जिससे हर कोई डरता था। उफ! एक और सांस लेते हुए जियो यान ने अपनी आंखें उठाईं और पाया कि परी डॉक्टर के चेहरे पर 7 रंग धीरे धीरे कम हो रहे थे। क्या वह जाग रही है? जियो यान ने कुछ बुदबुदाया और फिर एक बार फिर कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ गया। परी डॉक्टर जो बिस्तर पर अपनी आंखें कसकर बंद कर रही थी,
अंततः धीरे से उन्हें खोल दिया। उसका हाथ थोड़ा सा हिला और उसकी आंखों के कोने काले जहर को देखने लगे। उसके मुंह का कोना धीरे धीरे कड़वाहट से सिकुड़ गया। एक क्षण बाद परी डॉक्टर ने उसके चेहरे पर रजाई खींच दी, जिससे कड़वाहट फैल गई। बीच बीच में रजाई के अंदर से रोने की आवाजें आती रहीं। मैं फिर से खुद को नियंत्रित करने में असफल रहा। मुझे सचमुच मर जाना चाहिए। कुर्सी पर बैठे और कमजोर और कोमल सिसकियों की आवाज सुनते हुए जियोयान की भावनाएं भारी हो गईं। वह धीरे से उठकर बिस्तर के पास बैठ गया। उसका हाथ रजाई के पीछे छिपे परी डॉक्टर के शरीर को धीरे से थपथपा रहा था। यह महसूस करते हुए कि कोई उसे छू रहा है, उसने रजाई अचानक नीचे खींच ली। परी डॉक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उस युवक को अपने बिस्तर के पास बैठे देखा। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और धीरे से पूछा, तुम कब आए? मैं तब आया जब तुम अभी भी बेहोश थे। जियोयान धीरे से मुस्कुराया। ये सुनकर परी डॉक्टर का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए काले रंग के जहर को चुपके से रजाई के अंदर छिपा लिया। कुछ क्षण बाद उसे अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से पूछा, क्या तुमने मुझे छुआ था? ओह, मुझे इतने लंबे समय से जानने के बाद, क्या मैं उस तरह का दिखता हूं जो मुश्किल में पड़ने पर आपका फायदा उठा सकता है? जियोयान सूखी हंसी हंसा। नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब है, तुमने मेरे शरीर के किसी हिस्से को नहीं छुआ, है ना? परी डॉक्टर ने हाथ हिलाते हुए पूछा। नहीं। जियोयान ने अपना सिर हिलाया। जियोयान को अपना सिर हिलाते देख परी डॉक्टर ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने अपने पैरों को छाती में दबाया और अपनी बर्फ सी सफेद ठोड़ी को घुटने पर टिकाते हुए धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। मैं जो जहर बना रहा था उसमें कुछ समस्या थी। जियोयान कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें बस परी डॉक्टर को घूर रही थीं। काफी देर बाद अचानक उसने धीरे से कहा, सचमुच तुम उस चीज को त्याग नहीं सकते? ये शब्द सुनकर परी डॉक्टर ने पहले तो उदासीन प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके बाद उसका सुंदर शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसने बदसूरत भाव से जियोयान को देखा। तुम क्या जानते हो? मैंने 7 रंगों वाली जहर वाली किताब पढ़ी है। साथ ही मुझे ये भी पता है कि तुमने जहर खा लिया है। जियोयान ने चमकती आंखों की जोड़ी को घूरते हुए कहा। तब क्या आप इसमें वर्णित दुखद विष शरीर के बारे में भी जानते हैं? जियोयान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर परी डॉक्टर ने एक उदास मुस्कान दी और उसके लाल नम होठों को जोर से काट लिया। उसने पूछा, तो फिर तुम भी मुझसे डरते हो, है ना? परी डॉक्टर को घूरते हुए, जिसके सुंदर चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जियोयान ने महसूस किया कि उसके दिल में भावनाएं हिलोरे मार रही थीं। उसने अपना सिर हिलाया और अपने मुंह के कोने पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसके सिर को धीरे से थपथपाया। उसने कोमलता से कहा, अगर मुझे डर लगता तो मैं अभी भाग जाता। आप इसे चाहे जैसे भी कहें, हम अच्छे बुरे सभी हालातों में एक साथ रहे हैं। जब उसने ये सुना तो परी डॉक्टर की चमकदार आंखों में आंसू रुक गए और उसने बड़े मुंह से जियोयान को देखा। क्या तुम सचमुच मुझसे नहीं डरते? क्या तुम अब भी मेरे द्वारा पकाए गए भोजन को खाने का साहस करोगे? किसी भी समय? जियोयान ने मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा। जियोयान के चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान देखकर परी डॉक्टर के दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी। उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे, अपनी भरी हुई नाक से सांस ली और अपने दिल में बुदबुदाया, धन्यवाद जियोयान। शायद भविष्य में तुम ही मेरे एकमात्र मित्र होगे। भविष्य में चाहे जो भी हो, जब तक आप मुझे अपना मित्र मानते रहेंगे, मैं हमेशा आपके सामने किंगशान टाउन की परी डॉक्टर ही रहूंगी, भले ही मैं एक महान विश्व स्वामी बन जाऊं जिससे हर कोई डरता है। जिस दिन परी डॉक्टर जहर खाकर बेहोश हो गई थी, उस दिन से घाटी में एक बार फिर सुकून और शांति के दिन लौट आए। ये संभावना थी कि परी डॉक्टर बेहद भावुक हो गया था क्योंकि जियोयान ने उसकी स्थिति के बारे में जानने के बाद भी खुद को उससे दूर नहीं किया था। अब वह उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके बारे में वह जियोयान से बात न करे। ऐसा लग रहा है कि जियोयान के कार्यों ने, जो उसकी दया से उत्पन्न हुए थे, किसी तरह परी डॉक्टर का पूरा विश्वास जीत लिया था। इस संबंध में यहां तक कि जियोयान को भी आश्चर्य हुआ। दिन प्रतिदिन घाटी में शांतिपूर्ण दिन धीरे धीरे बीतते गए। जैसे जैसे जियोयान ने तपती धूप में कठिन प्रशिक्षण लिया, उसके शरीर में बैंगनी ज्वाला और अधिक प्रबल होती गई। बेशक ये गति काफी हद तक एमेथिस्ट एसेंस द्वारा दिए गए समर्थन के कारण थी। यदि यह जादुई वस्तु न होती तो जियोयान को बैंगनी ज्वाला को इस सीमा तक विकसित करने में कई वर्ष लग जाते। ये गर्म सूरज के नीचे एक और कठिन प्रशिक्षण सत्र था जब जियोयान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली आंखों में तीव्र बैंगनी ज्वाला काफी देर तक बनी रही, फिर धीरे धीरे लुप्त हो गई। इस प्रशिक्षण के अंत में जियोयान खड़ा नहीं हुआ और गर्म सूरज से छिप नहीं गया जैसा कि वह आमतौर पर करता था। इसके बजाय उसने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें सिकोड़कर दूर स्थित विशाल गर्म सूर्य को देखा।
उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और धीमे से चिल्लाया, प्रकट हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, जियोयान के हाथ पर बैंगनी रंग की ज्वाला हिंसक रूप से उठी। वर्तमान बैंगनी ज्वाला ने न केवल उसके हाथ को बल्कि उसके अग्रभाग को भी ढक लिया था, जो उसकी कोहनी तक फैल गई और फिर धीरे धीरे बंद हो गई। अपना सिर नीचे झुकाकर और अपनी बांह को बैंगनी रंग की लौ में ढका हुआ देखकर जियोयान के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने अपनी मुट्ठी कसी और जोर से जमीन पर मारा। एक विस्फोट के बाद, जहां जियोयान की मुट्ठी जमीन के संपर्क में आई, वहां से कई दरारें उत्पन्न हुईं और तब तक फैलती रहीं जब तक वे पहाड़ की दीवार तक नहीं पहुंच गईं। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! एक मुक्के से हुई क्षति को देखकर जियोयान की सांस रुक गई। यह मुश्किल से पार करने योग्य है, लेकिन बैंगनी लौ की वर्तमान ताकत आपके नियंत्रण की सीमा तक पहुंच गई है। यदि आप इसी तरह प्रशिक्षण जारी रखेंगे तो जल्द ही प्रतिकूल परिणाम सामने आ सकते हैं। याओ लाओ रिंग से बाहर आया, उस हाथ की ओर देखा जो बैंगनी लौ से आधा ढका हुआ था और कहा, वास्तव में, ये जल्द ही सीमा तक पहुंच जाएगा। भंवर में बैंगनी ज्वाला पर मेरा नियंत्रण स्पष्ट रूप से पहले जितना आसान नहीं है। अगर इसे बढ़ने दिया गया तो यह मुझ पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। जियोयान ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि यह इस तरह है, याओ लाओ मुस्कुराए और फुसफुसाए, तो इससे पहले कि वह आपको काट ले, आप उसे निगल लेंगे। अपना सिर नीचे करके और अपने हाथ पर जलती हुई लौ को देखते हुए जियोयान ने बड़े मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और पूछा, हम ये कब करेंगे? कल दोपहर। आज तुम्हें कुछ चीजें तैयार करनी होंगी। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें क्या तैयारी करनी होगी? बैंगनी ज्वाला को निगलना और क्यूई विधि विकसित करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये बैंगनी ज्वाला, स्वर्गीय ज्वाला, से कहीं अधिक हीन हो सकती है, लेकिन 9 सितारा डूजे के रूप में आपकी वर्तमान ताकत के साथ इसे सफलतापूर्वक निगलना थोड़ा मुश्किल है। इस प्रकार, आपको अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहने हेतु 2 अलग अलग औषधीय गोलियां तैयार करने की आवश्यकता है। याओ लाओ हंसे। पथ रक्षक गोली और बर्फीले हृदय की गोली। ये दोनों प्रकार की गोलियां टियर 2 औषधीय गोलियां हैं। सामान्य परिस्थितियों में, आपके लिए एक प्रथम श्रेणी के कीमियागर के रूप में अपनी ताकत से उन्हें परिष्कृत करने में सफल होना कठिन होगा। लेकिन अब जब आपके पास बैंगनी ज्वाला है, जो कि एक साधारण डू क्यू ज्वाला से कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ गई है। पथ रक्षक गोली, जैसा कि नाम से पता चलता है, आपके क्यूई पथों की रक्षा करने का प्रभाव रखती है। जब आप बैंगनी ज्वाला को निगल रहे होंगे तो आपको बैंगनी ज्वाला को ज्वाला मंत्र के क्यूई पथों के साथ आगे बढ़ाना होगा। हालांकि, इस तरह की सार ज्वाला कोमल डू क्यूई के विपरीत है। ये जहां भी गुजरेगा, वहां भारी क्षति पहुंचाएगा और चूंकि क्यूई पथ प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसका मतलब है कि वे थोड़ी सी भी क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए, ये पथ रक्षक गोली ऐसी चीज है जिसे आपको अवश्य बनाना चाहिए। याओ लाओ ने गंभीर स्वर में कहा। इसके अलावा, बैंगनी लौ की प्रकृति दबंग और जंगली है। जब आप इसे निगलेंगे, तो बैंगनी ज्वाला में निहित जंगली प्रकृति आपके मन को प्रभावित करना शुरू कर देगी। यदि आपके मन पर अतिक्रमण हो गया तो ज्वाला को निगलने का आपका इरादा स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह आपको एक ऐसे भय से ग्रस्त कर सकता है जिस पर काबू पाना कठिन हो सकता है। इसलिए, जब आप पर्पल फ्लेम निगलते हैं तो ये 2 गोलियां जरूरी हैं। याओ लाओ के गंभीर तरीके को देखकर जियोयान ने उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सिर हिला दिया। ये औषधीय गोलियों के 2 फॉर्मूले हैं। आवश्यक औषधीय सामग्री इस छोटी सी घाटी में एकत्र की जा सकती है। इसके अलावा, आपको एक रैंक 2 वुड टाइप मॉन्स्टर कोर और एक रैंक 2 आइस टाइप मॉन्स्टर कोर की भी आवश्यकता होगी। याओ लाओ की उंगली ने हल्के से जियोयान के माथे को छुआ और आवश्यक जानकारी उसमें डाल दी, जबकि उसने उसे अन्य जानकारी बताई। एक लकड़ी और एक बर्फ प्रकार रैंक 2 राक्षस कोर। ये सुनकर जियोयान चुप हो गया, लेकिन उसने तुरंत असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। उनके वर्तमान स्टॉक में केवल एक रैंक 2 वुड प्रकार का राक्षस कोर था। पिछली बार जब वह अपनी ताकत का आकलन करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे दूसरे दर्जे के जादुई जानवर को मारने के लिए काफी प्रयास करना पड़ा था। जहां तक रैंक 2 आइस टाइप मॉन्स्टर कोर की बात है, तो उसके पास एक भी नहीं था। शेष समय में, ऐसा लग रहा था कि उसे इस तरह के राक्षस कोर वाले जादुई जानवर का शिकार करने के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना पड़ सकता है। जियोयान ने अपनी आंखें बंद की और 2 प्रकार की औषधीय गोलियों के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री को याद किया। इसके बाद, चट्टान से नीचे छलांग लगाने से पहले उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा। उन्होंने घाटी में परी डॉक्टर को चुपचाप 7 रंगों वाली जहर की किताब का अध्ययन करते हुए पाया और घाटी छोड़ने का मकसद बताया। जब उसने सुना कि जियोयान दूसरे दर्जे के जादुई जानवर का शिकार करने जा रहा है, तो परी डॉक्टर चिंतित हो गई और उसके साथ जाना चाहती थी। हालांकि, उसे जियाओयान ने रोक दिया।
आखिरकार अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह दूसरे दर्जे के जादुई जानवर का सामना करते समय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता था। परी डॉक्टर असहाय होकर उसके साथ जाने का निर्णय त्याग ही रही थी कि तभी जियोयान ने उसे रोक दिया। हालांकि वह अभी भी चिंतित थी, जिससे प्रेरित होकर उसने एक जहर की गोली उसे थमा दी, जो उसने बहुत सावधानी से बनाई थी। परी डॉक्टर की जहर बनाने की क्षमता के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होने के कारण जियोयान ने मना नहीं किया और काली गोली को सावधानीपूर्वक रख लिया। उसने धन्यवाद कहा और पहाड़ की दीवार की ओर दौड़ा। परी डॉक्टर की निगरानी में उसके पैरों ने जमीन पर धमाकेदार ध्वनि निकाली। एक रॉक की तरह उसका शरीर घाटी की चोटी की ओर उछला। शिखर पर खड़े होकर जियोयान ने परी डॉक्टर की ओर हाथ हिलाया जो घाटी के तल पर था। मिस्टी क्लाउड के बाद उसका शरीर हिला और बैंगनी बादल के पंख आराम से उसके पीछे खुल गए, जिससे गर्म सूरज के नीचे बैंगनी रोशनी के कुछ टुकड़े फैल गए। जैसे ही जियोयान घाटी के शीर्ष पर खड़ा हुआ, उसने अपनी आंखें उठाईं और मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला की एक छोटी सी रूपरेखा देखी। जो क्षेत्र दिखाई दे रहे थे उनमें अधिकतर गहरे हरे पेड़ ही उनकी दृष्टि में छाए हुए थे। कभी कभी पर्वत श्रृंखला से तेज हवा चलती थी, जिससे पेड़ों पर हरे रंग की लहरें उठती थीं, जो एक भव्य दृश्य प्रस्तुत करती थीं। जियोयान ने अपना सिर उठाकर धधकते सूरज की ओर देखा और अपना पसीना पोंछा। उसकी पीठ पर लगे पंख फड़फड़ाए और वह चट्टान के ऊपर से छलांग लगा दी। जैसे ही पंखों की जोड़ी ने फड़फड़ाहट की, जियोयान ने लिफ्ट ली और तेजी से मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के अंदर उड़ गया। मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला अत्यंत विशाल थी। अंतरिक्ष के इस विशाल विस्तार में रैंक 2 बर्फ प्रकार के जादुई जानवर की खोज करना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। लगभग 1 घंटे तक खोज करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। जियोयान असहाय होकर केवल याओ लाओ की मदद ले सका। उसकी असामान्य रूप से मजबूत आध्यात्मिक धारणा के कारण 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित जादुई जानवरों के समूह को उसकी खोज से बच निकलने में कठिनाई होगी। यद्यपि याओ लाओ ने दोहराया था कि मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद जियोयान को हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा, याओ लाओ को इस वर्तमान स्थिति के लिए उसे अस्वीकार करने का कोई बहाना नहीं मिला। उसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे से उन्हें खोला और दक्षिण की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक द्वितीय श्रेणी का बर्फ प्रकार का जादुई जानवर है, लेकिन लगता है कि वहां कुछ समस्या है। क्या आप जा रहे हैं? यदि आप वहां नहीं हैं, तो हम अपना स्थान बदल सकते हैं और पुनः खोज कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह होगा कि हमें पुनः खोज में कुछ समय लगाना होगा। याओ लाओ ने जिस दिशा की ओर इशारा किया था, उसे देखकर जियोयान ने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से उड़ गया। उसी समय उसने एक एनर्जी रिकवरी पिल अपने मुंह में डाली और स्पष्ट रूप से बुदबुदाया, चलो पहले एक नजर डालते हैं। जियोयान तेजी से जमीन पर उड़ गया। जैसे ही वह अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला था, उसने भौहें सिकोड़ लीं। नीचे जंगल से भयभीत चीखें निकल रही थीं। विभिन्न खंडों से ऐसा प्रतीत होता है कि वहां काफी संख्या में लोग थे। गुरुजी, क्या ये वह स्थान है? जियोयान ने अनिश्चितता से पूछा। नीचे जादुई जानवरों का शिकार करने वाले भाड़े के सैनिक हैं, लेकिन जब वे जादुई जानवर को आकर्षित कर रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने गलती से एक अतिरिक्त रैंक 2 बर्फ प्रकार के जादुई जानवर को आकर्षित कर लिया, जिसके कारण वे वर्तमान अव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। याओ लाओ की हंसी रिंग से बाहर निकल गई। जियोयान ने असहायता से अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी पीठ पर पंखों की जोड़ी को याद किया और उन्हें अपनी पीठ पर टैटू में बदल दिया। वह हवा में कलाबाजियां खाने लगा और उसके पैर धीरे धीरे घने पत्तों के बीच से होते हुए एक बड़े पेड़ की शाखा पर जा गिरे। फिर उसने अपनी नजर नीचे की ओर घुमाई। जियोयान के नीचे खाली जमीन का एक बड़ा टुकड़ा था। उस पर दर्जनों परेशान दिखने वाले भाड़े के सैनिक थे जो भाग रहे थे। इन भाड़े के सैनिकों के पीछे 2 रैंक 2 जादुई जानवर थे जो लगातार उनका पीछा कर रहे थे। इन भाड़े के सैनिकों के पास मात्र डूजे की ताकत थी और स्वाभाविक रूप से वे 2 रैंक 2 जादुई जानवरों के खिलाफ अपनी स्थिति नहीं बनाए रख सकते थे। इसलिए नीचे दी गई स्थिति मूलतः मौत से बचने की उनकी कोशिश थी। इन भाड़े के सैनिकों को ध्यान से देखने के बाद जियोयान ने अचानक देखा कि ये सभी लोग एक ही भाड़े की कंपनी के थे। इसके अलावा कंपनी का बैच कुछ हद तक परिचित सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह भाड़े की कंपनी का गैंग और अन्य लोगों से संबंधित था, जिनसे जियोयान ने उस समय मुलाकात की थी, जो कि थी खूनी लड़ाई भाड़े की कंपनी। जैसे ही जियोयान उस जगह को देख रहा था, नीचे खड़े लोगों के घायल समूह से अचानक एक परिचित भयभीत तीखी चीख सुनाई दी। जियोयान शांत हो गया और उसने अपनी नजर नीचे कर ली। वहां उन्होंने समूह में एक छोटी लड़की को देखा जो किसी चट्टान से टकराकर गिर गई थी। उसी समय उसके पीछे दूसरे दर्जे का जादुई जानवर अपना बड़ा मुंह खोलकर अपने नुकीले दांत दिखाता हुआ क्रूरतापूर्वक उसकी ओर झपटा। जियोयान ने अपनी भौहें दबाते हुए उस युवा लड़की को देखा जो जोर से चीख रही थी।
ये युवा लड़की लिंगेर नाम की थी जो उस समय का गैंग के छोटे समूह का हिस्सा थी। जियोयान की वर्तमान दूरी के कारण भले ही वह उसे बचाना चाहे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस प्रकार वह केवल कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला सकता था। जैसे ही जादुई जानवर लिंगेर को मारने वाला था, एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी, जानवर दफा हो जाओ। चिल्लाने की आवाज के बाद एक मजबूत मानव आकृति अचानक वन क्षेत्र से बाहर निकली। उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी और उसने उठते घने डूक्यूई के साथ मिलकर दूसरे दर्जे के जादुई जानवर के पंजे पर हिंसक वार किया। तुरंत ही दोनों ने एक एक कदम पीछे खींच लिया। क्या? ये देखकर कि जो व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ वह दूसरे रैंक के जादुई जानवर के साथ सीधे टकराव में नहीं हारा, जियोयान ने तुरंत चौंककर गहरी सांस ली। चाचा फेई लेई, जवान लड़की ने जल्दी से फोन किया। उस व्यक्ति को उसके उत्कर्ष पर देखकर उस युवा लड़की के चेहरे पर, जो पहले बहुत पीला था, मौत से बच निकलने की खुशी उभर आई। लिंगेर, पीछे हटो। अपने चरम पर फेई लेई नामक व्यक्ति ने मुड़कर नहीं देखा। उसने बस एक आदेश दिया और अपनी नज़र उन दो जादुई जानवरों की ओर घुमाई जो उसकी उपस्थिति के कारण वहां इकट्ठे हो रहे थे, और अनायास ही उसके मुंह में कड़वाहट महसूस हुई। 2 सितारा दूषिक के रूप में अपनी ताकत के साथ वह अधिक से अधिक एक रैंक 2 मैजिक बीस्ट को संभाल सकता था। कंपनी लीडर, हम क्या करें? एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी भाड़े के सैनिकों के समूह से बाहर आया और पूछा। वह फेई लेई की ताकत के स्तर को समझ गया। का गैंग, पहले अपनी संरचना सुधारो। घबराएं नहीं, अन्यथा हम उनसे अलग हो जाएंगे और उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। फेई लेई की गहरी आवाज ने कहा। चाचा फेई लेई, आप अकेले 2 रैंक 2 जादुई जानवरों को नहीं हरा पाएंगे। लिंगेर ने अपनी आवाज में स्पष्ट घबराहट के साथ कहा। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि पीछे से एक लंबे हाथ ने उसे पकड़ लिया। उसी समय एक महिला की ठंडी आवाज सुनाई दी, कंपनी लीडर को परेशान मत करो। महिला द्वारा पकड़े जाने पर लिंगेर ने दयनीय रूप से अपना सिर घुमाया और एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी आकृति वाली महिला को देखा और कहा, किंग जी, हम जाकर अंकल फी लेई को अस्थायी रूप से उन्हें रोकने में मदद कर सकते हैं। जिस महिला को किंग जी कहकर संबोधित किया जा रहा था, उसका शरीर लंबा और सुंदर था। उसकी त्वचा का रंग जेड जैसा सफेद नहीं था, बल्कि कामुक कांस्य रंग की ओर झुकाव था। काले रंग का छोटा और चुस्त चमड़े का ब्लाउज उसकी छाती के उभार को मोहक कोण पर उजागर कर रहा था। चून की त्वचा से कसा हुआ ब्लाउज छोटा था, इसलिए ये केवल उसकी नाभि तक पहुंचता था, जिससे चिकनी और पतली कमर दिखाई देती थी, जो एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती थी जिसे देखने के लिए अन्य लोग लालायित रहते थे। महिला का निचला शरीर भी इसी तरह काले रंग की छोटी चमड़े की स्कर्ट से ढका हुआ था। उसकी लंबी, कसे हुए पैरों में से एक में एक लंबा खंजर बंधा हुआ था। उन्होंने जो छवि प्रस्तुत की वह जंगल में मादा तेंदुए की तरह थी, जो मजबूत और क्रूर होने की जंगली विशेषताओं से भरी हुई थी। जब पुरुष पहली बार इस तरह की महिला को देखते हैं जो जंगली विशेषताओं से भरी होती है, तो उनका पहला विचार उसे वश में करने का होता है, और इस महिला को, जो मादा तेंदुए की तरह होती है, अपने नीचे चतुराई से रेंगने देना होता है। बेशक, ये भी एक विचार था जो जियोयान के मन में आया था जब उसने उसे पहली बार देखा था। हालांकि जब यह विचार मन में आया तो उसे तुरंत ही दरकिनार कर दिया गया। आखिरकार उसके पास शुक्राणुओं से भरा मस्तिष्क नहीं था। कठिन प्रशिक्षण की इस लंबी अवधि के परिणामस्वरूप उनका संयम उच्च स्तर पर पहुंच गया। यहां मौजूद वर्तमान लोगों के साथ, अगर हम अपने गठन में सुधार नहीं करते हैं, तो हम एक दूसरे रैंक के मैजिक बीस्ट द्वारा एक एक करके मारे जाएंगे। अब हमें कमीशन लीडर के आदेश को सुनना चाहिए और अपनी संरचना में सुधार करना चाहिए। आपको परेशानी बढ़ाना बंद कर देना चाहिए। यदि आपने पहले कोई गड़बड़ी नहीं की होती, तो हम 2 जादुई जानवरों को क्यों आकर्षित करते? हमारे दोस्त पहले भी इसी वजह से अपनी जान गंवा चुके थे। जिस महिला को किंग जी कहकर संबोधित किया गया था, उसने भौहें सिकोड़ी और लिंगेर को धीरे से डांटा। लिंगेर को इस तरह से डांटने से कुछ शिकायत महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह आज्ञाकारी रूप से महिला के पास खड़ी रही। किंग ये, अगर बाद में कुछ भी हो तो लिंगेर को साथ लेकर पहले चले जाओ। हम उन्हें यहीं रखेंगे। सफेद कपड़े पहने एक युवक पास आया और बोला। एक जोड़ी लहराती आंखों ने युवक की ओर देखा, जबकि किंग ये नाम की महिला ने धीरे से कहा, मैं कंपनी के नेता के आदेश के बिना पहले नहीं जाऊंगी। और अगर हम अपनी ताकत की तुलना करें तो आप मेरे आसपास भी नहीं हैं। ये सुनकर सफेद कपड़े पहने युवक ने शर्मिंदगी से अपनी नाक रगड़ी और लिंगेर की ओर हाथ हिलाया, जो जानबूझकर अपने चेहरे पर एक विकृत भाव प्रदर्शित कर रही थी। म्यूलैन को ठंडी प्रतिक्रिया मिलते देख लिंगेर चुपके से हंस पड़ा। अगर उसने अतीत में म्यूलान को किंग ये के साथ पक्षपात करने की कोशिश करते देखा होता, तो वह निश्चित रूप से अपने दिल में दुखी होती। हालांकि
किसी कारण से मूल आंदागे जिसकी वह अतीत में पूजा करती थी, अब उसे पहले जैसा एहसास नहीं दे पाती थी। इसके बजाय कभी कभी जब वह अपनी कल्पना को उड़ान भरने देती, तो बिना किसी कारण के एक युवक की काली आकृति उसके सामने आ जाती। एक युवक जो अपनी पीठ पर एक बड़ा काला रूलर उठाए हुए था। अफवाहें कहती हैं कि उसने वास्तव में वुल्फहेड मर्सेनरी कंपनी के म्यूशे को मार डाला था, जो एक मजबूत जूजे था जिसे हराने में अंकल फीलेई को भी मुश्किल होती। कितना झूठा है जो वास्तव में कहता है कि वह केवल 2 सितारा डूजे है। जैसे ही उसके छोटे हाथ ने किंगये का हाथ पकड़ा जो उसके बगल में था, लिंगेर को वह गर्म खबर याद आई जो पूरे 1 महीने तक किंगशान टाउन में फैली रही थी। युवा लड़की के दिल में एक अज्ञात भावना उभरी। खूनी युद्ध भाड़े की कंपनी गठन में। हम कंपनी लीडर को उस बर्फ प्रकार के दूसरे रैंक के जादुई जानवर को रोकने में मदद करेंगे। जब लिंगेर अपने दिवास्वप्न में खोई हुई थी, तब का गैंग ने भाड़े के सैनिकों को तेजी से पुनर्गठित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उसने अपना हाथ हिलाया और 10 से अधिक भाड़े के सैनिक तुरंत बड़े समन्वय के साथ बाहर निकले और दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों में से एक की ओर बढ़े जो फेइलेई पर हमला कर रहे थे। कमजोर भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा घेर लिए जाने और अवरुद्ध हो जाने के कारण काफी बड़े आकार के जादुई जानवर ने तुरंत एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसके विशाल तीखे पंजे हिंसक रूप से नीचे की ओर वार करते थे और भयंकर रूप से बर्फीली शक्ति छोड़ते थे। इस बल ने भाड़े के सैनिकों के हाथों में पकड़ी ढालों को टकराया, जिससे उन पर बर्फ की एक पतली परत जम गई। हड्डियों को चुभने वाली ठंड के कारण कुछ भाड़े के सैनिकों ने अपनी ढालों को तुरंत त्याग दिया, जो बर्फ की ढालों में बदल गई थी। इसे नियंत्रित करें। ग्राउंड टाइप डूजे आगे, फायर टाइप डूजे इसके कमजोर बिंदुओं पर हमला करते हैं। पहले एक्सचेंज में कंपनी को नुकसानदेह स्थिति में आते देख का गैंग ने जल्दी से आदेश दिया। का गैंग के आदेश देने के बाद बर्फ प्रकार का जादुई जानवर अधीरता से आकाश की ओर मुंह करके जोर से दहाड़ने लगा। तुरंत ही उसके पैरों के नीचे से बर्फ की एक सफेद परत फैल गई और बर्फ की परत के संपर्क में आने वाले किसी भी सैनिक के शरीर में एक सफेद गैस बहने लगी। बर्फीले तापमान ने उनके शरीर में खून को लगभग जमा दिया। जिस संरचना को पुनः संगठित करने में बहुत प्रयास करना पड़ा था, वह दूसरे नंबर के मैजिक बीस्ट के हमले के कारण आसानी से कमजोर होकर असुरक्षित स्थिति में पहुंच गई। संरचना को तोड़ने के बाद बर्फ प्रकार के जादुई जानवर की आंखें लाल हो गईं और उसने हत्या का अभियान शुरू कर दिया। कुछ भाड़े के सैनिक जो समय रहते बच नहीं सके, वे तुरंत ही इसकी चपेट में आ गए और वे तेजी से पीछे हटते हुए खून उगलने लगे। कंपनी लीडर, हम इसे अब और नहीं रोक सकते। दूसरे रैंक के जादुई जानवर के अत्याचारी नरसंहार को देखकर का गैंग का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया और उसने फीलेई को चिल्लाकर कहा, जो दूसरे रैंक 2 जादुई जानवर के साथ कठिन लड़ाई कर रहा था। फेइलेई के हाथ में मौजूद बड़ी तलवार ने दूसरे दर्जे के जादुई जानवर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, इससे पहले कि वह भी 2 कदम पीछे हट जाए। सबकी निगाहों के सामने उसने अचानक अपना सिर उठाया, एक ऊंचे पेड़ की ओर मुंह किया और चिल्लाया, मित्र, हम सभी मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में अपना जीवन यापन करते हैं। यदि सुविधाजनक हो तो मुझे आशा है कि आप अपनी सहायता प्रदान करेंगे। खूनी लड़ाई भाड़े की कंपनी सदा आभारी रहेगी। फेइलेई की कार्रवाई को देखकर आसपास के खूनी युद्ध के भाड़े के सैनिक एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। फिर उन्होंने अपनी नज़र उस जगह पर घुमाई जहां फेइलेई देख रही थी। फीलेई की आवाज भेजे जाने के कुछ ही देर बाद घने जंगल से एक प्रतिक्रिया आई, मैं उस रैंक 2 बर्फ प्रकार के जादुई जानवर को मारने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन अगर इसके शरीर में राक्षस कोर है, यह आपके अंतर्गत आता हूं। ये सुनकर फेइलेई को खुशी हुई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पुकारा, हे, कंपनी लीडर वास्तव में स्पष्टवादी है। कुछ समय पहले मुझे आपकी कंपनी के कुछ सदस्यों ने मदद की थी। आज मैं इस एहसान का बदला चुकाऊंगा। हल्की हंसी के बाद जंगल में पत्ते हिलने लगे। एक काली छाया तेजी से चील की तरह नीचे झपटी। डिंग। किंगये ने अपने चांदी के दांतों को भींच लिया क्योंकि वह बर्फ प्रकार के जादुई जानवर से भिड़ गई थी जो उनके पीछे आ रहा था। जब वह तेजी से पीछे हटी तो उसकी प्रचंड शक्ति के कारण उसका सुंदर चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। किंगये को पीछे धकेलने के बाद जादुई जानवर ने एक भयानक जोरदार दहाड़ लगाई और एक बार फिर हिंसक रूप से आगे की ओर झपटा। जैसे ही किंगये एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डालकर जानवर से भिड़ने की योजना बना रही थी, अचानक एक काली छाया हवा से उछलकर जमीन पर भारी होकर गिर पड़ी। एक भयंकर आवाज गूंजी, जिससे पूरे क्षेत्र में धूल फैल गई। जैसे ही धूल धीरे धीरे कम हुई, एक दुबला पतला युवक अपनी पीठ पर एक अजीब सा दिखने वाला विशाल काले रंग का रूलर उठाए सबकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। जियोयान। का गैंग ने अनैच्छिक रूप से गहरी सांस ली। प्रतीक के रूप में अद्वितीय विशाल शासक के साथ जियोयान को कहीं भी पहचाना जा सकता था। हा अंकल का गैंग, मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। जियोयान ने धीरे से अपना सिर घुमाया।
उसकी नज़र सबसे पहले अपने पीछे बैठी किंग ये पर पड़ी और फिर उसके बगल में खड़ी का गैंग को देखकर मुस्कुराई। ठीक है, हम बाद में यादें ताज़ा करेंगे। सबसे पहले हमें इस जानवर से छुटकारा पाना होगा। जियो यान ने का गैंग की ओर हाथ हिलाया, जिसका चेहरा अनियंत्रित खुशी से भरा हुआ था। पीछे मुड़कर उसने अपने सामने खड़े दूसरे रैंक के विशालकाय जादुई जानवर का सामना किया और अनायास ही मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से अपना पैर उठाया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। विस्फोट के बाद जियो यान का शरीर एक काली छाया में बदल गया और जादुई जानवर के बाईं ओर बिजली की तरह दिखाई दिया। उसके हाथ ने कसकर रूलर की मूठ पकड़ ली और अचानक उसे खींच लिया। भारी जुबान शासक ने अपनी पीठ छोड़ दी और एक तीव्र हवा का दबाव लेकर जादुई जानवर के सिर के ऊपर जोर से टूट पड़ा। तुरंत ही विशाल बल ने जादुई जानवर के विशाल शरीर को ऊपर फेंक दिया। धीरे धीरे रुकने से पहले ये कई पेड़ों से टकराया। वाहवाही। फेई लेई, जिसकी आंखें ऊपर देख रही थीं, ने जियो यान की भयावह चाल देखी और उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकी। जियो यान के पीछे खड़ी किंग ये ने अनजाने में अपने नम लाल छोटे मुंह को अपने हाथ से ढक लिया जब उसने देखा कि जियो यान ने दूसरे नंबर के जादुई जानवर को 10 मीटर दूर से गिरा दिया, ठीक उसी तरह जैसे कोई रबर की गेंद को मारता है। उसका चेहरा सदमे से भर गया। ये कल्पना करना कठिन था कि इस दुबले पतले युवक में वास्तव में इतनी अविश्वसनीय ताकत थी। वास्तव में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके रूप रंग से नहीं किया जा सकता। कुछ ही दूरी पर लिंगेर की निगाहें पूरी तरह से जियोयान पर केंद्रित थीं जब से वह प्रकट हुआ था। उसकी अविश्वसनीय ताकत देखकर उसकी आकर्षक आंखों में तुरंत एक अजीब चमक चमक उठी। गर्जन। दूरी पर बर्फीला जादुई जानवर, जो एक बार फिर उड़ गया था, उठ खड़ा हुआ। उड़ा दिए जाने के अपमान के कारण वह क्रोधित होकर दहाड़ने लगा। उसके पूरे शरीर पर बर्फीली हवा छाने लगी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और 10 तीखे हिमखंड जियाओयान की ओर फेंके। अपनी ओर गिरते हिमखंडों को देखकर जियोयान ने अपने सामने पड़े हैवी जुबान रूलर पर वार किया। कई बार की झनकार की आवाज के बाद वह बर्फ की लहर को पूरी तरह से रोकने में कामयाब रहा। जियोयान ने भारी जुबान शासक को कसकर पकड़ लिया और शासक के शरीर पर नजर डाली जहां बर्फ की एक परत बन रही थी। वह मंद मंद मुस्कुराया और उसकी हथेली पर धीरे धीरे बैंगनी रंग की ज्वाला उठने लगी। उसने हल्के से रूलर की सतह को रगड़ा और उस पर जमी सारी पतली बर्फ पिघल गई। गर्जन। ये देखकर कि हिमखंड का हमला बेकार था, जादुई जानवर ने एक बार फिर आकाश की ओर मुंह किया और गुस्से से दहाड़ने लगा। उसके सारे बाल सीधे हो गए, जबकि बर्फीली सफेद भाप ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। कुछ ही क्षण बाद धुंध बर्फ की एक सफेद परत में बदल गई। बर्फ के कवच ने जादुई जानवर को पूरी तरह से ढक दिया था, जिससे वह सूर्य के प्रकाश में बर्फ की नक्काशी जैसा दिखाई दे रहा था। बर्फ के कवच से ढक जाने के बाद जादुई जानवर ने अपने 4 पैर फैलाए और एक टैंक की तरह जियोयान पर हमला किया। जियोयान ने धीरे से अपनी सांस को स्थिर किया और अपनी नजर उठाकर देखा कि जादुई जानवर विस्फोटक बल के साथ हमला कर रहा है। उसके हाथों ने भारी रूलर छोड़ दिया और मुट्ठी में कस लिया। उसमें से एक बैंगनी रंग की ज्वाला निकली और उसकी आधी भुजा को घेर लिया। अपना सिर नीचे करके और अपने हाथ में ऊपर उठती हुई ज्वाला पर नजर डालने के बाद जियोयान ने अपना सिर उठाया और जादुई जानवर को अपनी ओर आते देखा। इस समय जानवर के शरीर पर बर्फ के कवच के कारण ठंडी हवा का एक झोंका भारी मात्रा में दबाव लेकर जियोयान की ओर बढ़ा। अपनी सांस छोड़ते हुए जियोयान ने जमीन पर जोर से पैर पटका और उसका शरीर धनुष से छूटे तीर की तरह बाहर निकल आया। सभी की अचंभित निगाहों के सामने उसने जादुई जानवर से सीधे भिड़ने का फैसला किया। यह आदमी, क्या वह पागल है? जियोयान की हरकत देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से बुदबुदा उठे। ऑक्टेन ब्लास्ट। जैसे ही दोनों पक्ष एक दूसरे से टकराने वाले थे, जियोयान ने अपने दिल में हल्के से पुकारा। बैंगनी ज्वाला में ढकी मुट्ठी से अचानक एक तीव्र विस्फोटक ध्वनि निकली। कुछ ही क्षण बाद उसमें एक भयावह शक्ति आ गई और उसने जादुई जानवर के सिर पर बुरी तरह से प्रहार किया। संपर्क बनाने के लगभग तुरंत बाद मैजिक बीस्ट पर लगा बर्फ का कवच जियोयान की बैंगनी ज्वाला से पिघल गया, जिससे एक बड़ा छेद हो गया जिससे अंदर मैजिक बीस्ट का सिर दिखाई देने लगा। टकराना। बैंगनी ज्वाला के साथ मुट्ठी ने जादुई जानवर के सिर पर जोरदार प्रहार किया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जियोयान की मुट्ठी ने बैंगनी ज्वाला से गर्मी उधार ली और एक दबी हुई आवाज के साथ जादुई जानवर के सिर में एक छेद बना दिया। विशाल जंगल में एक निराशाजनक शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था कि जियाओयान की आधी भुजा जादुई जानवर के सिर में घुस गई थी और ताज़ा खून उसकी भुजा के साथ साथ बहता हुआ नीचे की ओर टपक रहा था, जो अंततः एक शांत जंगल में जाकर एक अजीब सी हल्की सी आवाज कर रहा था। जादुई जानवर को उदासीनता से देखते हुए, जिसकी रक्तम लाल आंखें अभी भी खुली थीं, जियोयान ने एक हल्की आह भरी। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा, एक कपड़ा निकाला और अपने हाथ से खून पोंछा।
जैसे ही जियोयान का हाथ हटा, रैंक 2 मैजिक बीस्ट, जिसने खूनी युद्ध भाड़े की कंपनी के 10 सदस्यों को सभी दिशाओं में भागने के लिए मजबूर किया था, अंततः सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने जमीन पर गिर गया।